अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा हुआ है। बाजोड़ एजेंसी में JUI के कन्वेंशन में धमाका हुआ है और अब तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 40 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है और एक ऐसे वक्त में कि जब यहाँ पर इंटरनेशनल विज़िट्स हो रहे हैं, दहशत गर्द एक बार फिर मुनज़्ज़म हुए हैं, तो इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना हो और दहशत गर्दों की उसी तरह से सरकोबी की जाए, उसी तरह से उनकी कमर तोड़ी जाए जिस तरह से पहले पाकिस्तान में ये तारीख़ रकम हो चुकी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है आज। जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में उन अपडेट्स की तरफ भी जाएँ, उनको भी शामिल करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत का पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में इंतहा की मुखालिफत का शिकार हो गया है। मुखालिफ तो मुखालिफ, हुकूमत के अपने भी बिल की मुखालिफत में खड़े हो गए हैं। नून लीग के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बिल को पीपल्स पार्टी के वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने पेश किया था, लेकिन सेनेट अरकान की शदीद मुखालिफत के बाइस चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को यह बिल ड्रॉप करना पड़ गया। मुजवज़ा बिल में जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ बयान की गई है नाज़रीन, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। कानून की तलवार की जद में सिर्फ दहशत गर्द और इंतहा पसंद नहीं बल्कि सियासतदान और आम कारकुनान भी आ सकते हैं। इस बिल के मुताबिक पुर इंतहा पसंदी से मुराद नज़रियाती अकायद, सियासी और मजहबी मामलात या फिर फ़िरका वारियत की खातिर धमकाना शामिल है। ताकत का इस्तेमाल करना, तशद्दुद करना, तशद्दुद पर उकसाना या उसकी हिमायत करना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी कहलाएगा। मुलव्विस तंजीम या शख्स की माली मुआवनत करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ या पनाह देना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी शुमार होगा। अगर हुकूमत समझे कि कोई तंजीम पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस है तो उसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल किया जा सकता है। लिस्ट 1 में पुरतशद्दुद पार्टी और लिस्ट 2 में पुरतशद्दुद फ़र्द की तारीफ बयान की गई है और पहली फहरिस्त में उस तंजीम को शामिल किया गया है जो इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, उसका सरबराह खुद पुरतशद्दुद हो या तंजीम नाम बदल कर दोबारा मंजर आम पर आई हो। दूसरी फहरिस्त में ऐसे शख्स को शामिल किया गया है जो खुद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस हो, पुरतशद्दुद इदारे का सरबराह या हिस्सा हो या पुरतशद्दुद इदारे की माली मुआवनत करता हो। हुकूमती बिल में ये तजवीज़ किया गया है कि हुकूमत पुरतशद्दुद फ़र्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या कवरेज पर पाबंदी लगा सकेगी। पुरतशद्दुद शख्स और तंजीम के सरबराह की पाकिस्तान के अंदर नकलो हरकत पर पाबंदी का इख्तियार होगा। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम के असासों की छानबीन कर सकेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के सरबराह, ओहदेदारान और अराकीन की सरगर्मियों पर नज़र रख सकेगी। तंजीम के सरबराह, ओहदेदारान और अराकीन के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगाते हुए पासपोर्ट जब्त कर सकेगी। तंजीम के असासे, प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर सकेगी। कोई मालियाती इदारा पुरतशद्दुद तंजीम के सरबराह, ओहदेदारान और अराकीन की माली मुआवनत नहीं करेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स को इलाका बदर या इलाका न छोड़ने का पाबंद भी कर सकेगी। पुरतशद्दुद शख्स, उसके अहले खाना और रिश्तेदारों के असासों की भी छानबीन कर सकेगी। पुरतशद्दुद शख्स को इंतहा पसंदी के तदारुक की तरबियत देगी। ऐसे शख्स और तंजीम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं होगी। कानून के तहत केसेस सेशन कोर्ट में चलाए जाएंगे। जुर्म नाकाबिल ज़मानत और ट्रायल लाजमी होगा। इंतहा पसंदी के मुर्तकिब शख्स को 3 से 10 साल तक सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको 1 से 5 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्विस तंजीम पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, जबकि तंजीम तहलील की जाएगी। इस साजिश में मुलव्विस, उसके मावन और उकसाने वाले को भी 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। मुजरिमों के सहूलतकारों को कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अब हुकूमत फहरिस्त में शामिल शख्स या तंजीम के सरबराह और अरकान को गिरफ्तार करके 90 रोज़ तक हिरासत में रख सकती है, जबकि इसको बढ़ाकर 1 साल तक भी ले जाने का इख्तियार होगा हुकूमत के पास। हुकूमत पुरतशद्दुद तंजीम या इदारे के रवैये को देख कर उन्हें लिस्ट 1 या लिस्ट 2 से निकालने का दोबारा जायज़ा ले सकती है और मुतासरा तंजीम या फ़र्द 30 रोज़ में जायज़ा कमेटी के सामने दरख्वास्त दायर कर सकेगा और दरख्वास्त मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट में अपील का इख्तियार होगा। मुतालिका महकमा किसी भी वक्त मुतालिका शख्स या तंजीम को लिस्ट से निकाल सकता है। डी लिस्ट होने के बाद फ़र्द या तंजीम पर 6 माह तक नज़र रखी जाएगी और उसमें तौसी भी की जा सकती है। अब सेनेट में इस बिल पर बड़ा हंगामा हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कल मुस्लिम लीग नून भी इसका शिकार हो सकती है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बिल के ज़रिए आप अपने हाथ काट रहे हैं।
ये सबके लिए मुसीबत बनेगा। नेशनल पार्टी के ताहिर बजंजो ने बिल पर एतमाद में न लेने का शिकवा जाहिर करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमारे इत्तेहाद के तमाम बड़े फैसले नून लीग और पीपल्स पार्टी ही कर रही हैं। ये बिल जमहूरियत पर हमला है। जमात इस्लामी ने बिल को पीटीआई पर पाबंदी का बिल करार दिया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कह रहे हैं कि ये बिल पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन है। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि लगता है कि इंसाफ को आम इंतखाबात में रोकने का बिल है। क्या ये वाकई पीटीआई पर पाबंदी का बिल है? क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना चाहती है? एक के बाद एक मुतनाज़ा कानून साजी और जल्दबाजी, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इस अहम मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मुझे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में उस्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अहमद बिलाल महबूब साहब हेड ऑफ पिलडाट भी प्रोग्राम में आगे चलकर हमारा हिस्सा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। उस्मा बुखारी साहिबा, मैं ज़रा आपसे इस बात का आगाज़ करना चाहती हूँ और सबसे पहले कि मैं इस बिल की तरफ आऊँ जिस पर आज बड़ा हंगामा हुआ, मैं चाह रही हूँ ज़रा कुछ वर्ड्स। आज जो बाजोड़ में धमाका हुआ, अब तक 40 अफराद जाबाक हो चुके हैं, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, इस पर कहिएगा। बहुत शुक्रिया किरण, मैं भी बहुत दिल गिरफ्ता हूँ, बहुत रंजीदा हूँ और मेरी बहुत दिली ताज़ियत है उन तमाम शोहदा के लवाहिकीन से, उनके अहले खाना से कि जिनको ये एक नागहानी आफत जो है वो उनके ऊपर टूट पड़ी। और अल्लाह पाक का जो है, शोहदा के दर्जात वैसे ही बुलंद होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक उनको जो है उनके दर्जात और बुलंद फरमाए और हमें हिम्मत और हौसला दे कि ये जो दहशतगर्दी की अफरियत अगर दोबारा सर उठा रही है तो इस अफरियत से जो है वो हम मिलकर जो है वो जान छुड़ा सके। मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है और आप गवाह हो कि जब पिछले दौरे हुकूमत में जब हमें गुड तालिबान और बैड तालिबान का सबक पढ़ाया जा रहा था, जब जो है ये कहा जा रहा था, जब वो सरीना के अंदर चाय पी के चाय की प्यालियों की जो है तस्वीरें बहुत शौक से शेयर की जा, सब कुछ बहुत ठीक था। मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में भी कई दफा मैंने गुजारिश की कि ये एक ही लोग हैं, इनका नजरिया एक है। और अभी जो अगले टॉपिक पे भी हम बात करेंगे जिसके अंदर पुरतशद्दद जो कार्रवाइयां हैं उनको जो है निपटने के लिए कानून के साथ साथ एक कौम का अज़्म जो हमेशा हमने पहले देखा और हमने बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी की जिन को जो है वो बोतल में बंद कर दिया था। अल्लाह पाक दोबारा जो है, मुझे पूरा यकीन है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अपने मुल्क की लीडरशिप पर कि हम सब फिर दोबारा इकट्ठे होकर इस अफरियत को दोबारा से उठाने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का अगला बिल्कुल होना यही चाहिए, का दौर नहीं है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अभी ये बड़ा क्रूशल टाइम है। एक सियासी गैर यकीनी तो है मैडम, फिर उसके साथ साथ आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं। अभी ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। पहले तो आम जगहों को, सिक्योरिटी के लोगों को, पुलिस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब सियासी जलसों पर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ये मामला तवालत इख्तियार करता है, आगे इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होनी है, खुदा ना खास्ता वहाँ तक जाता है मामला, तो कोई हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है दहशत गर्दों का कलाकमा करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है इस वाक़े पे और एन उस वक्त पे कि जब ये हुकूमत जो है अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, असम्बली और इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं, इस टाइम पर इस किस्म का वाक़या हो जाना एक बहुत तकलीफ़ दे तो है ही है, लेकिन हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, क्योंकि यही हालात क्रिएट किए गए थे। अगर आपको याद हो 2007 में भी जबकि इलेक्शंस के लिए हम लोग जा रहे थे और फिर उसका जो बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क को पहुँचा वो बीबी शहीद की शहादत का था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और उज़्मा साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो दहशतगर्द बड़ी मुश्किल से हमारी एजेंसियों ने पकड़ के बंद किए थे, उनको पता नहीं किस मसलहत के तहत जो है वो उनको छोड़ दिया गया। आमिर ज़िया साहब, बाजोड़ में JUI के जलसे में धमाका होता है, चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद है। सर, ये टाइमिंग आप कितनी क्रूशल और कितनी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? बैरूनी हाथ को नज़रअंदाज किया जा सकता है सर आज की इस कार्रवाई में?
देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके ताने बाने ज़्यादातर तो आपको मुल्क से बाहर ही मिलते हैं। यकीनन वो एलिमेंट होता है पाकिस्तान में कि जिसको क़ुव्वतें इस्तेमाल कर लेती हैं। वो ज़ाहिर हमारे अपने लोग होते हैं, हमारे अपने मतलब है कि इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन उनको एक कहते हैं गलत नज़रिए के तहत जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ज़ाहिर दुश्मन मुल्क की एजेंसीज भी हैं। और ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इतना अहम एक विज़िट है, एक बिल्कुल इसकी वजह हो सकती है कि एक पैगाम दिया गया हो, दुनिया को ये बताया गया हो कि पाकिस्तान कितना गैर महफूज मुल्क है। लेकिन किरण, जो आपने अपने इब्तदाई कलमात में जो बात की थी कि पाकिस्तान ने एक मरतबा दहशतगर्दी को बड़ा बुरी तरह से शिकस्त दी है, और ये वाहिद मुल्क है दुनिया का कि जिसने अपने के जोरे बाजू पे ये काम करके दिखाया। और जब राहील शरीफ साहब के दौर में इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, ज़रबे अस्फ का, जो बाद में बाजवा साहब के दौर में रद्दुल फसाद के नाम से जारी हुआ, तो आप याद करें कि उस वक्त जो हमारी सिविलियन क़यादत थी, बड़ी उसका कहते हैं तैयार नहीं थी उसके लिए, ऑपरेशन पे जाने के लिए। ज़रबे अस्फ का जब दौर था, और उस ज़माने के जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर होते थे नून लीग के, निसार साहब और उनकी दीगर क़यादत थे, वो बड़े डबल माइंडेड थे। तो उस वक्त फौजी क़यादत ने खुद फैसला किया कि हमें इन इलाकों में जाना है, और वो गए। मुझे जरा आमिर ज़िया साहब की इनके हकायक को भी दुरुस्त करना है। पहली तो बात यह है कि जब एपीएस का वाकया हुआ था, उस वक्त जो है वो फितना जो चेयरमैन है वो कॉन्सर्ट कर रहा था, और उस एपीएस के वाकये के बाद जो है सबने मिलकर इस जरूरत का जो है वो महसूस की, और उससे पहले भी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए जो है वो काम कर रही थी। अब ये कह देना कि जी वो सिक्योरिटी एजेंसीज करना चाह रही थी, कभी हो सकता है कि सिविलियन गवर्नमेंट की और वजीर आजम की जो है वो मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन शुरू हो जाए। ऑपरेशन जो ज़रबे अज़्ब है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी उस वक्त जो है बड़ी मुश्किल से फितना फसाद खान को उस वक्त भी लाकर बैठाया गया था। एपीएस के बाद भी खुदा का वास्ता साथ बैठ जाओ। नेशनल एक्शन प्लान पहली दफा जो है पाकिस्तान में उस वक्त बना था। तो बराए मेहरबानी इस तरह से अपनी मर्जी की तारीख जो है वो मत बनाए, तारीख को डिस्टॉर्ट ना करें। ये एक तो क्रेडिट भी जाता है, और इस वक्त इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आमिर ज़िया साहब आपसे भी कहूंगी, और जी पाकिस्तान आर्मी का इस बहस में जो ये बात कर रही है बिल्कुल करने की जरूरत है कि जब तक आप वजूहात नहीं मालूम कर लेते तो आप उस मसले का हल नहीं निकाल सकते। हमारे चूंकि मेरा ताल्लुक खैबर पुख्तनख्वा से है, खैबर पुख्तनख्वा में पिछले 9 साल से उनकी हुकूमत थी, और आखिरी अदवार में जिस तरह चुन चुन के जी बिल्कुल देते रहे, लेते रहे, और जिस तरह से चुन चुन के जो आप तो बात कर रहे हैं ना कि कोई सिंपथाइजर होगा या कोई होगा, लेकिन कन्विक्टेड लोगों को जेल से रिहा किया गया, उनकी आबादकारी के मंसूबे बनाए गए। तो ये जो सारे खुरे हैं वो कहीं जाकर मिलते हैं, हमें वो खुरे मिलाने पड़ेंगे कि हम इस मामले की। और वो जो आमिर ज़िया साहब ने बात की थी ना उस्मा साहिबा, वो जो थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ था वो इसलिए पैदा हुआ था कि DGISPR ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था, और 2 दिन के बाद फिर इंटीरियर मिनिस्टर आए थे और फिर उनकी जानिब से बताया गया था। तो इस वजह से कि थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ था। बहरहाल हमें इस चीज की अब जरूरत है कि एक बार फिर इस तरह की कोई पॉलिसी बनी, इस तरह की फिर एक पॉलिसी बने, और फिर उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। और ये जो दहशतगर्दों का कलाकमा होना चाहिए मुल्क में, जो अमन था वो दोबारा बहाल होना चाहिए। उस्मा साहिबा, बिल की तरफ जरा आ जाते हैं। ये जो सेनेट में बिल पेश किया गया है, नून लीग के अपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब उसकी मुखालफत कर रहे हैं, आपके अपने इत्तेहादी हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं। क्या वजह है कि नून लीग अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर, उनको एतमाद में इतनी जल्दबाजी में कानून साजियां कर रही है? देखिए किरण, इसके ऊपर जो है वो वजीर दाखिला साहब जो है उन्होंने एक अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी एक प्रोग्राम में बात की, और उन्होंने इस बात का जो है वो इजहार किया है कि मुशावरत का अमल जो है वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, और इस पे कोई राय नहीं है दूसरी राय कि मुशावरत जितनी ज्यादा हो वो बेहतर होती है। सवाल ये है कि क्या हम इस वक्त पुरतशद्दुद ख्यालात का से जंग नहीं लड़े, क्या इस वक्त हम पुरतशद्दुद नजरियात से जंग नहीं लड़े, क्या इस वक्त हम पुरतशद्दुद जो सोसाइटी है क्या उसके अंदर तब्दील नहीं हो गए। हम किसी की इख्तलाफी बात नहीं सुन सकते, हम अपनी मर्जी की बात जो है वो दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी की नई नई डेफिनेशन निकाल के ले आते हैं। तो मेरा मतलब कहने का मकसद यह है कि बिल्कुल हमें एक ऐसे बिल की जरूरत है जिसके अंदर ये मैसेज, कानून क्यों होते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं डेटरेंस के लिए, ताकि एक खौफ पैदा किया जाए कानून का, ताकि लोग ये अमल करने से बाज रहें। और इसलिए ये पुरतशद्दुद जो एलिमेंट्स, मैं सिर्फ सियासत की बात नहीं कर रही, आप वैसे भी सोसाइटी के अंदर देखिए कि एक
अजीब पुरतशद्दाना किस्म की मुतशद्दिद किस्म की कार्रवाइयां जो है वो हीरोइज्म का शिकार लोग हीरो बना रहे होते हैं। जो इस किस्म की मामलात में लोग मौजूद हैं वो सब कुछ करने के बाद भी उनको जो है वो हाथ डालने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अभी जो बच्ची रिजवाना है जो वो हाउसमेट थी उसके साथ जो सलूक हुआ है उसके बाद भी वो जज साहब की बेगम साहिबा को जो है बड़ी आसानी से जो है वो उनको जो है जमानत दे दी जाती है। ये क्या तरीका है? ये इस वक्त जो हमारी सोसाइटी एज अ होल हम एक पुरतशद्दुद मुआशरा बनते चले जा रहे हैं। हमें इसको वो सियासी तौर पर हो, वो मजहबी तौर पर हो, वो नजरियाती तौर पर हो, इखलाकी तौर पर हो, वो माशरी तौर पर हो, हर तरह से इसको कर्ब कर। उस्मा साहिबा अभी तो इस बिल को इस तरह से लिया जा रहा है कि एक पार्टी को साइडलाइन करने के लिए गालिबन ये काम किया जा रहा है। इसी तरह का एक जो है ना वो बयानिया चल रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि आप लोग खुद अपने अपने जलसों में अपने मुखालिफिन को आप लोग जो धमकियां लगाते हैं तो फिर वो भी तो इस पुरतशद्दुद सोच के जुमरे में आएगा ना। फिर ये बिल आगे जाकर आप लोगों के अपने लिए गले पड़ जाएगा। जाती तौर पर मैं बिल्कुल यही समझती हूँ और मुझे याद है कि वो जो हमने एक साइबर एक्ट बनाया था वो किसी और पे तो लागू नहीं हुआ था। मेरी पार्टी के कारकुनों ने 4 साल इमरान खान के दौर में वो बहुत भुगता। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं भी जाती तौर पर यही मेरा ख्याल है कि ये जो है वो नैब का कानून जो है वो हमने नहीं चेंज किया था। आगे जो मुशर्रफ का चल रहा था वो भी हमारे ऊपर चला। तो यकीनन ये एक बिल्कुल एक हिस्ट्री है। लेकिन एक बात जो मैं जरूर इस पे कहना चाहती हूँ, देखिए अगर एक पार्टी जो है वो तशद्दुद वाली कोई कार्रवाइयां ये नहीं करती, वो ओए मैं तुझे ये कर दूंगा, ओए मैं तुझे फांसी दे दूंगा, ओए मैं तुझे तेरा ये हाल कर दूंगा, वो ये अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा ना। बात ये है कि अगर ये सोसाइटी के अंदर हमारे ऐसे सेगमेंट्स और पार्टियां जो है वो दहशतगर्दों की शक्ल में मौजूद हैं जो दहशतगर्दी करते हैं और अपने आप को सियासी कहते हैं, जो पाकिस्तान के माशरे के अंदर जो है पोलराइजेशन और तशद्दुद पसंदाना मामलात को जो है वो हीरो बनाते हैं, तो यकीनन जो है वो ये अगर वो नहीं करें तो कोई इन पे हाथ क्यों डालेगा। और कतई तौर पर ये किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये एज ए होल सोसाइटी के अंदर जो तशद्दुद पसंदाना जो एलिमेंट फरोग पा रहा है ये उसकी सरकोबी के लिए है। ये होना चाहिए बट मुशावरत के बाद इसको मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक। रुबीना साहिबा, सेनेट में नून लीग का जो बिल है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश किया जाता है। नून लीग खुद इसकी मुखालिफत करती है, जमात इस्लामी इसकी मुखालिफत करती है, JUI मुखालिफत करती है, नेशनल पार्टी इसकी मुखालिफत करती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करती है। और शेरी रहमान साहबा ये तक कह देती हैं कि बिल उजलत में पास करने में कोई मुजायका नहीं है, कोई मुमानियत नहीं है, बाद में तरमीम ले आएंगे। मैडम, इस हिमायत की और जल्दबाजी की वजह क्या है? पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि ये बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेश नहीं किया, चूंकि शहादत अवान साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ हैं, तो ये उन्होंने बिहाफ ऑफ राना सनाउल्लाह साहब के पेश किया और हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इसकी वहाँ मुखालफत भी की। ऐसी बात नहीं थी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं ना? नहीं, नुमाइंदे नहीं है, ही इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और लॉ मिनिस्टर ही जो है बेसिकली इस तरह की लेजिस्लेशन जो होती है, या राना सनाउल्लाह साहब को खुद आना चाहिए था, उनकी एब्सेंस में फिर ये पेश करना था शहादत अवान साहब ने, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। इसकी बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल उज़्मा साहिबा की बात से मुत्तफिक हूँ कि एक पुरतशद्दुद मुआशरा हमने बना लिया है। पुरतशद्दुद के अलावा एक बदतहजीब मुआशरा भी जो है हमने इसको परवरिश दी है और इसका कला कमा करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए साथ साथ कि जो आप अपने हाथ से घेरे लगाती है फिर एट टाइम्स आपको दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो ये उजलत की जो लेजिस्लेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी मुखालफत करती है। मुशावरत के साथ डेलिब्रेट करके इसको डिस्कस करके इसकी फाइन ट्यूनिंग करके इसको कमेटियों में डिस्कस करके फिर बेशक कानून में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन इस तरह से अचानक ये कानून ले आना। लेकिन ये मैं आपके चैनल के थ्रू और आपके थ्रू ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल नहीं था। यही बड़ी दिलचस्प बात है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुकूमत का बिल था, बल्कि आपने शहादत अवान साहब ने खुद खड़े होके जो कहा कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। रुबीना साहिबा, आपके भी बात से मुझे ये लग रहा है मुखालिफत आपकी तरफ से भी है, उज़्मा साहिबा भी मुखालिफत कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून खुद मुखालिफत कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें मुखालिफत कर रही हैं। तो फिर जब सभी मुखालिफत कर रहे हैं तो ये आ कहां से रहा है बिल?
तो यही तो फिर ये तो हुकूमत के जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उस बात का ज़्यादा, क्योंकि ये इंटीरियर का बिल था, वो ज़्यादा बेहतरी से बता सकते हैं। या तारड़ साहब आज मौजूद नहीं थे, तो क्योंकि मेरे फेडरल मिनिस्टर कानून के वो हैं, वो भी आज नहीं थे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि पेश बिल उन्होंने किया ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, इट डज नॉट मीन कि इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक, लेकिन यही तो क्वेश्चन तो यही है ना फिर कि लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल नहीं था। आमिर साहब ये आ कहाँ से रही है चीज? और फिर ये जितने भी आप बिल्स देखें, इलेक्शन एक्ट, आर्मी एक्ट, इंतहा पसंदी की रोकथाम, ये जितनी तेजी के साथ बिल आ रहे हैं, इतनी उजलत में आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और ये आ कहाँ से रहे हैं? किरण, पहली बात तो ये कानून साजी बड़ा हसास मामला होता है, बड़ा ठोक बजा के कानून में तब्दीलियां लाई जाती हैं, नए कवानीन लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पीडीएम की हुकूमत में जिस तरह से कहते हैं ना कि एक आबशार खोल दिया गया, एक नल खोल दिया गया कानून साजी का, उजलत में की जा रही है और बदनीयती पे मबनी है। आप मुझे बताइए कि आप कहते हैं पता है कि आगे जाके उन्हीं के गले पड़ने वाला है। जी, वो बिल्कुल पड़ेगा। मतलब है जब आप गड़ा दूसरे के लिए खोदते हैं, और भी इन्होंने बहुत सारे गड़े अपने लिए खोद चुकी है पीडीएम, और वो आप देखिएगा कि उसमें ये लोग गिरेंगे। खैर, वो एक अलग बहस है। आप ये देखें जो कानून साजी जिस तरह से हो रही है, आप ये कह रहे जी माशरे में तशद्दुद जो है या जो एक अदम बर्दाश्त उसके खिलाफ है। इस मुल्क में पहले ही बहुत सारे कवानीन हैं, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में ये जो खवातीन का कत्ल होता है, एक उस पर मॉरेटोरियम आपने दिया हुआ है। आप जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनके लोगों को सजा नहीं दे पा रहे। आप नूर मखदूम के कातिल को कितने बरस हो गए? क्या आपने कभी सोचा कि भाई उसको, उस आदमी को फांसी दे देनी चाहिए? जो आपके पास कवानीन है उसका आपने क्या इस्तेमाल कर लिया? क्या वो तशद्दुद नहीं है? क्या वो अदम बर्दाश्त नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको एक सियासी पार्टी को इस अदम तशद्दुद के नाम पे निशाना बनाना है, तो आप ये कानून साजी कर रहे हैं। उसमें आप देखिए कि कल कोई लोग खुद फंस रहे होंगे, ठीक है ना। अब इन पे और भी मसाइल होंगे। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने फैसलों पे मंजरामत नहीं किया। मुखालिफत कर रहे हैं तो वो जाके मसला इनके सामने आएगा। ये बिल तो इनसे पूछे ना, ये जो इनकी कोई मेरे ख्याल में जो हॉक है, अगर ये बिल के अंदर वो मसाइल है, तो अगर हम लोगों ने खुद मुखालफत की है, अगर हम में से किसी ने या हमारी पार्टी में से किसी ने, ठीक है वो गलती से हो जाता है, तो बेहतरी की तरफ मामला जाना चाहिए, इसीलिए आज उसकी मुखालफत की गई है। नहीं तो मुझे वो दौर भी याद है कि वो फैक्ट्री जो लगी हुई थी खान साहब के दौर में, और लेजिस्लेशन के नाम पे वो तो मेरे ख्याल में वो जो असद कैसर साहब थे वो तो लेजिस्लेशन पढ़ते भी नहीं थे, वो कहते बस ये हो गया है। तो वो बात मेरे ख्याल में वो टाइम लोगों से भूल गया है, और बड़ी शॉर्ट मेमोरीज हैं। हमें वो टाइम नहीं बोला असद कैसर साहब, बिल्कुल वो तो क्लॉज टू क्लॉज रीडिंग भी नहीं करते थे। मुझे इतना मौका दीजिए, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसमें साहिबा आपका कमेंट शामिल प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। गुफ्तगू चल रही है जो उजलत में एक बिल आया और फिर इसकी मुखालिफत सबके सामने आई। उस्मा साहिबा, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि 9 मई में गफलत बरतने पर फौजी अफसरान के खिलाफ एक्शन हुआ है। अब वजीर आजम कह रहे हैं कि फौजी अफसरान इस साजिश में बाकायदा तौर पर मुलव्वस थे, तो क्या उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है? देखिए, पहले तो मुझे आमिर ज़िया साहब को मोहब्बत इतनी है हुकूमत से कि जो काम हुकूमत के खाते में नहीं डलते वो भी डाल देते हैं। आमिर ज़िया साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सजाएं देना और कवानीन पे जो है वो इम्प्लीमेंट कराना या नूर मुकदम के मुलजम को सजा देना, उसको फांसी चढ़ाना, ये हुकूमत का नहीं, ये अदलिया का काम है। और ये बंदियाल साहब को जो है वो चार्जशीट होना चाहिए इस मामले पर कि उनके दौरे हुकूमत में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं उनके दौर के अंदर, और उनके ऊपर लोगों को सजा नहीं मिल पा रही। तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान भी लूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे कवानीन नाकाफी हैं जो है वो लोगों को सजाएं दिलाने के लिए, और उन कवानीन के जो अंदर या बेहतरी आनी चाहिए या नया कानून आना चाहिए। आपका एक तो पॉइंट ये बनता है। दूसरी बात ये है कि जो बात रुबीना कर रही थी, असद के दौर में 32 मिनट में 47 बिल पास हुए थे। 32 मिनट में 47 बिल, यानी 1 मिनट से भी कम वक्त में जो है वो बिल पास हुए थे। तो वो मेरा ख्याल है वो याद नहीं रहता, तो मुझे फिर याद कराना पड़ता है हर दफा, लेकिन हमें याद रहता है। अब जहां तक आपने DGISPR की बात की, तो उन्होंने यकीनन मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी क्लासिफाइड होती है जो या DGISPR को मालूम होगी या वजीर आजम साहब को मालूम होगी, लेकिन मुझे जो मैं इनकी बात से समझी हूँ वो मुझे तो ये लगा कि उन्हीं फौजी अफसरान की वो बात कर रहे थे जिनको सजाएं दी गई। जाहिर उनको सजा किसी जुर्म के ऊपर दी गई ना,
और उन्होंने वो जुर्म किया जिसके ऊपर जो है वो इतने सारे लोगों को अनप्रेसिडेंटेड जो है तौर के ऊपर वो फौज के अंदर सजा दी गई। तो जो मुजरिमान थी मेरे ख्याल उसको सजा दे दी गई है, लेकिन एक ही फितना है जो अभी तक जो है जिसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा पा रहा। मुझे नहीं समझ में आती कि उसको जो है वो इतनी खुली छुट्टी क्यों है, उसके ऊपर कोई बंदा हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा जो है वो माफिया बन गया है कि हमारी फौज भी उससे डरती है, हमारी हुकूमत भी उनसे डरती है। हुकूमत आपकी है, शहबाज शरीफ साहब से क्यों नहीं पूछते? वो डरते हैं क्या? देखिए मुझे नहीं, ये मैंने एक सार्कास्टिकली कहा कि डरते हैं, क्योंकि देखिए हुकूमत बेचारी जो है वो जाती तो है, उनको जो है वो किसी केस के अंदर पूछती है, उनको स्टे मिल जाता है जी, उनको जमानतें मिल जाती हैं। वो बुशरा बीबी को भी ना पूछें, इनको भी ना पूछें, हीरो का भी ना पूछें, इनको तोशा खाना का भी ना पूछें, इनको किसी चीज का ना पूछें, तो बताएं क्या करें। अब हम कानून के मुताबिक ही मामलात आगे चल सकते हैं, लेकिन 9 मई के वाकयात के ऊपर जो है वो यकीनन जिस इदारे के ऊपर हमला हुआ था, और ये खाली हमला नहीं था, बगावत की कोशिश थी, इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि आर्मी एक्ट को जो है वो नाफिज होते हुए जो है वो कानून को हरकत में आना चाहिए। तो ये बिल्कुल उस्मा की बात ठीक है कि फिर सज़ा जो है ये नहीं हो सकता कि आप एक को दे दें और दूसरे को छोड़ दें। तो अगर ये आर्मी एक्ट के अंडर जो है इतना अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सजाएं दी जा चुकी हैं, तो फिर जो सिविलियन इसके अंदर पार्ट था, जो सिविलियन इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके लिए भी उतना ही सख्ती का जो है होना चाहिए, उनकी भी उसी तरह से जवाबदेही होनी चाहिए। जी कुछ कहना चाह रही हूँ? जी कुछ कहना चाह रही हूँ। लाइन ऐड कर दूं, आर्मी एक्ट को अभी भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके बैठी हुई है, और उनके फैसला ना होने की वजह से अभी तक आर्मी एक्ट के जरिए जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो पेंडिंग है। तो ये मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सामने लाना चाहती थी। इस वक्त मुल्क को बहुत से मसाइल दरपेश हैं जिसका हल जो है वो अदलिया के पास है, लेकिन अदलिया की तरफ से जो है ये क्लीनियंसी जो दिखाई जा रही है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। मैं इस तरह की जो है इतनी लीनियंसी और इतने जो जमानतें और इतनी नोटिस वो मोटो मेरे ख्याल में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज तक नहीं लिए जा चुके, जो इस पार्टी को जो एक एज दिया जाता है वो मेरी समझ से बालतर है। मैडम फिर घूम फिर के बाद वो एक ही पार्टी के लिए आ जाती है ना, तो वो जो आप बात करेंगे इतने सारे मसाइल में वो मसाइल कहीं ऐसे डिस्कस होते हुए लेकिन दिखाई नहीं देते। मसला एक ही पार्टी का आता है, हर चीज में स्टे दे देना, हर चीज पे लीनियंसी दिखा देना, ये जो है ये इसकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म लेते हैं जो आज है। ये नून लीग की हुकूमत में भी यही शिकायत आप लोगों को रहती थी, और अभी भी अब इत्तेहादी हुकूमत है, अभी आप लोग ये जिसके लिए भी हो, लेकिन द लॉ शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। सही। सर आमिर जिया साहब, ये वजीर आजम साहब जो बात कर रहे हैं मुलविस होने वाले लोगों को, जी ये फौजियों को भी मुलविस उन्होंने बताया, कुछ सियासतदानों के साथ फौजी भी मुलविस थे जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है या हुआ। तो DGISPR तो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके थे। आपके पास कुछ इत्तलात हैं कि ये जो एक्शन हुआ था, कार्रवाई हुई थी, ये गफलत बरतने पर हुई थी या इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई थी? देखिए, जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं वो तो गफलत बरतने पे हुई थी कि उन्होंने उस वक्त जो मुजाहिरीन को रोका जा सकता था या उन पोस्ट को एबेंडन क्यों कर दिया गया, और उसके ऊपर भी दो राय आ रही थी कि भाई मजीद खूरेजी ना हो इसलिए कुछ लोग पीछे हट गए थे। तो एक काबिल बहस बात है, फौज का मामला मेरे ख्याल में इस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, मैं क्या सराही से गुरेज करूँगा। लेकिन किरण, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की जितनी तौहीन हो रही है, ये पूछते हैं कि जी हमारे यहाँ अदालत का निज़ाम कितने नंबर पर है दुनिया में, तो मैं पूछता हूँ कि बताएं हमारा सेहत का निज़ाम कितने नंबर पर है, तालीम का निज़ाम कितने नंबर पर है, गवर्नेंस का निज़ाम, करप्शन का निज़ाम। तो भाई जहाँ पे रियासत खड़ी होगी वहीं पे दलिया खड़ी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये जो मेक अ राइट, तो चले ठीक है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, तो आई विल गेट बैक टू द सेम पॉइंट कि आपने जो कहा, आपने कहा कि पीटीआई ने 42 मिनट में इतने कवानीन पास किए, तो आप लोगों ने क्या कारनामा अंजाम दिए? तो हम नहीं कह रहे जो पीटीआई ने गलत किया, जाहिर है कि उस पर मजम्मत करते हैं, लेकिन आप कौन से कारनामे अंजाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर ये जो एक है ना कि फिर एक और जो बात अस्मा साहिबा ने की और उन्होंने मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कि जी वो जो फलां को जो फांसी देना जो है वो अदालत का काम है, मोरेटोरियम तो फांसी के ऊपर हुकूमत ने लगाया हुआ है।
कितने माह से लगाया हुआ है। आप अगर देखते हैं कि जी कातलों को सजा नहीं हो रही तो क्यों नहीं कानून साजी करते, वहाँ फुर्तियाँ क्यों नहीं दिखाते आप लोग, वहाँ क्यों नहीं कानून बनते कि जी जो लोग बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, खवातीन पे करते हैं, डाके डालते हैं, रेप करते हैं, उन पे तो आपने कभी, हमने नहीं देखा कि अवाम के लिए कोई कार्रवाई की हो आपने। 2-3 मजीद टॉपिक्स पे मुख्तसर बात करना चाह रही हूँ। उज़्मा साहिबा, मरियम साहिबा जब पिछली दफ़ा वापस आई थी, जब पार्टी की वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन के आई थी, तो उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव होना था और एक्टिव रोल फिर प्ले भी किया। लेकिन अब जब वो गई और फिर दोबारा जब आई हैं दुबई से वापस, तो मरियम साहिबा बिल्कुल ही खामोश हैं, ट्विटर भी उस तरह से उनका एक्टिव नहीं है। हालांकि अब तो मरियम साहिबा की बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। जी बिल्कुल किरण, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो पहले से ज्यादा एक्टिव होंगी। जाहिर है कुछ दिन आखिरी दिन रह गए हैं हुकूमत के, बहुत सारे हुकूमती मामलात हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा सही गियर पे आएगी जब इलेक्शन कमीशन जो है हुकूमत की असेंबली की टेन्योर खत्म हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट का ऐलान कर देगा। और हमारी पार्टी की पॉलिटिक्स मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बगैर पूरी नहीं होती, ना हमारी इलेक्शन कैंपेन पूरी हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में वो पहले से भी ज्यादा तो ये बाकायदा ये एक पॉलिसी के तहत है कि अभी जब तक हुकूमत का टाइम खत्म नहीं हो जाता मरियम साहिबा खामोश रहेंगी एंड देन उसके बाद फिर वो फुल फ्लेज आएंगी। बात पॉलिसी की नहीं है, नहीं बात पॉलिसी की नहीं है, वो अपना ऑफिस वर्क कर रही हैं। ये नहीं है कि वो आपको अगर देखिए वो इंटरव्यू नहीं दे रही या वो मीडिया पे नजर नहीं आ रही तो उसका ये मतलब है वो काम नहीं कर रही। अपना होमवर्क वो कर रही है। हमारी जो हमने होमवर्क हो रहा है पार्टी कैंडिडेट्स के हवाले से, जो पार्टी के अंदर जो हमने नए जलसे करने हैं, मियां साहब के आने की जो इस्तकबाल की तैयारियां हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कमेटीज का बनना है, उस तमाम के ऊपर शी इज ऑन बोर्ड। वो तकरीबन रोज हमारी पार्टी की मीटिंग हो रही होती है, उसके अंदर वो शामिल होती है, मुशावरत के अंदर, हर चीज के अंदर। सिर्फ ये है कि आपको कैमरा पे नजर नहीं आ रही, वो बहुत जल्दी आपको कुछ दिन में नजर आएंगी इंशाल्लाह। ठीक, सही। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल डाट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर ये फरमाइए, जो सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल पर सवालात उठ रहे हैं, सियासी जमातें इसे टारगेट करने का बिल कह रही हैं, आपकी क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बिल के ऊपर पहले तो ये कि जो पेश करने वाली हुकूमत है उन्होंने अपने इत्तेहादियों से भी कंसल्टेशन नहीं की, उसके बाद इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं किया। ये इंतहाई गैर मोहतात और बल्कि खौफनाक बिल है। इसको सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने खौफनाक करार दिया है और मैं भी ये समझता हूँ कि खौफनाक हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इरफान सिद्दीकी साहब ने इसके बारे में बहुत वाशगाफ अल्फाज में इसके ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन बुनियादी मुझे इसके ऊपर एतराज़ है वो ये है कि ना तो ये कमेटियों को भेजा जाता है, ना इसको प्रॉपर्ली सेक्रेटराइज किया जाता है, ना असम्बली के अंदर इसके ऊपर बहस की जाती है। ये वाहिद कानून नहीं है, और भी इस तरह के कवानीन हैं जिसके ऊपर इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ इसको बुलडोज किया है और उसके नतीजे में एक नाकस किस्म के कानून सामने आ रहे हैं। तो मेरा एतराज़ ये है कि ये पता नहीं किस जल्दी में है और क्यों है कि इस किस्म के नाकस कवानीन बना रहे हैं। जी एग्जैक्टली सर, यही मेरा सवाल है कि इतनी जल्दी में, इतनी उजलत में क्यों है? क्योंकि हुकूमत के पास पिछला 1.5 साल था ना, उसमें अगर ये कानून साजियां करनी थी तो की जा सकती थी। अभी उनकी अपनी सफ़ों में से भी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी उजलत, इतनी जल्दबाजी, इसमें कानून पास कराए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, या तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो ये है कि ये उनके ऊपर कोई ऐसा इनविजिबल दबाव है कि वो इस किस्म के कवानीन पास करें, या ख़ुद उनकी पार्टियों के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो ये समझते हैं कि इसके बगैर उनका आइंदा वाले इंतखाबात में कोई स्कोप नहीं है। दोनों ही सूरतें बहुत गलत हैं। हमारी जमहूरियत के अंदर सिस्टम भी होता है कि आप एक कंसल्टेशन करते हैं, आप इसको कमेटियों के अंदर डिस्कस करते हैं, आप डिबेट करते हैं ताकि चीज़ें रिफाइन होती हैं। तो ये तो बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी तरीका है जो ये इख्तियार कर लिया है इन्होंने, और इसके नतीजे में इनको खुद नुकसान होगा। देखिए, जो आज बिल डेफर हुआ है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वाला, ये कल को हमेशा हुकूमत में तो नहीं रहेंगे, तो 12 दिन के बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ऐन मुमकिन है कि इस बिल के विक्टिम ये खुद बन जाए, तो इसको सोचना चाहिए। मुझे डर यह है कि असम्बली के जो मेंबर हैं और ख़ासतौर पर हुकूमत के लोग हैं वो बहुत बिजी हैं कुछ और चीज़ों में, वो लेजिस्लेशन को गौर से पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं उनके अंदर क्या काबिल एतराज़ बातें हैं, तो वो उसको तेज़ी के साथ पास करके अपना एक बॉक्स टिक करना चाहते हैं कि हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया।
जी अच्छा सर, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है, निगरां हुकूमत को जो इख्तियारात दिए गए हैं, उससे क्या तासुर मिलता है सर? ये निगरां हुकूमत की, क्योंकि इस तरह की कुछ इत्तलात और खबरें भी आ रही थी, इस तरह की बातें भी हो रही थी कि शायद निगरां सेटअप को भी तूल दिया जाए, तो ये उसके लिए तो नहीं ये इख्तियारात जो दिए गए हैं सर? इससे तासुर तो यही मिलता है, वरना देखिए 90 दिन के अंदर कौन सा ऐसा बड़ा फैसला करने की ज़रूरत पेश आ जाएगी निगरान हुकूमत को जिसके लिए उन्हें ये पावर्स चाहिए थी। ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। और अगर फ़र्ज़ करें कोई एमरजेंसी की सूरत पैदा हो जाए, कोई अर्जेंसी पैदा हो जाए, तो इस वक्त जो इलेक्शंस एक्ट है उसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके अंदर अर्जेंसी की सिचुएशन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में अभी भी प्रोविजंस हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो बहुत मुसर थे कि उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियारात बढ़ाने हैं, तो सिवाय इसके कि आदमी ये उससे कंक्लूड करे कि गालिबन उनके जहन में ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का पीरियड तवील हो सकता है, इसीलिए वो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर जब आप देखें कि वो कभी कह रहे हैं सियासतदान को आना चाहिए, कभी काबिल एतबार आदमी को आना चाहिए, फिर इसहाक डार साहब का नाम ले दिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो यही लगता है कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद केयर टेकर पीरियड तवील तर हो सकता है। और अगर सर टाइम पे हो जाते हैं इलेक्शंस या जब भी इलेक्शन होते हैं, तो उसके लिए मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी गुज़िश्ता रोज़ का, जिसमें आपने लिखा 2013 और 18 इलेक्शन के नौजवान वोटर्स के ट्रेंड्स आपने दिखाए कि किस तरह से पीटीआई की तरफ नौजवान वोटर्स का झुकाव बढ़ा और नून लीग की तरफ कम हुआ। तो सर अभी आने वाले इलेक्शंस के लिए आपकी जो रीडिंग है, आपका अंदाजा है, वो क्या कहता है? डिपेंड करता है कि किस किस्म के हालात पैदा होते हैं, लेकिन मुझे खदशा ये है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद 70% नौजवान अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, वो वोट डालने नहीं जाते। सिर्फ 30% ऑन द एवरेज पिछले 8 सालों का, 8 इलेक्शंस का अगर जायजा लें तो कोई 30% के लोग उन्होंने वोट डाला है। और मुझे डर यह है कि जो हालात जिस तरह से हो रहे हैं उसके नतीजे में ये कॉन्फिडेंस लेवल और भी नीचे जाएगा और ये नौजवानों के वोट डालने की शरह और भी कम हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत को अच्छी बात नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।